नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विभिन्न संगठनों ने यूसीसी के विरोध में नुमाइंदा ग्रुप के बैनर तले 12 जुलाई को राजभवन कूच किया और इसका आह्वान भी किया है। बता दें आपको कि संगठनों से जुड़े सदस्यों का कहना है कि यूसीसी लागू होने की दशा में राज्य में रह रही विभिन्न जाति, धर्मों और अल्पसंख्यकों सहित सभी जातियों की धार्मिक संस्कृति परंपराएं बाधित होंगी। बार काउंसिल उत्तराखंड की पूर्व चेयरपर्सन एडवोकेट राजिया बेग का कहना है कि उत्तराखंड नया राज्य और छोटा राज्य है और इस राज्य में बेरोजगारी, पलायन, राज्य का विकास आदि जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर अभी तक गंभीरता से कार्य नहीं किया गया। इसके विपरीत सरकार इन गंभीर मसलों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लागू करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनावी रण में उतरना चाहती है। उन्होंने सरकार से यूसीसी लागू करने का विचार वापस ले जाने की मांग उठाई है। यूसीसी कह के लोगों को गुमराह कर रही है सरकार नहीं बता रही है कि कौन कौन से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे सरकार यूसीसी लाना चाहती है। आपको पता है, आप तो पत्रकार बंधु समझदार हैं, या पूरी जनता ये चीज देख रही है। सिर्फ यूसीसी कह के आप डरा रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं सिर्फ कि एक हवा बना के एक विशेष समुदाय को या विशेष लोगों को आप डराने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी यूसीसी लेके आ रहे हैं, जी हम यूसीसी लेके आ रहे हैं। जी आपके पास मुद्दा नहीं रहा राम मंदिर का, आपके पास मुद्दा नहीं रहा बाकी, अब 370 नहीं रहा आपके पास, बहुत सारी चीजें आपके पास रही नहीं। अब आप ले दे के बसता है आपके पास यूसीसी। अब हमें तो बता दें कि मुद्दा यूसीसी तो ये तो बहुत एम्पल है, बहुत वसी है। बहुत यूसीसी की बात करेंगे तो बहुत सारी, किस किस में एक सा कानून करेंगे आप, किस किस में करेंगे? तो आप जनता को गुमराही तो कर रहे हैं कि हम यूसीसी लेके आ रहे हैं। आप बता तो दो कि आपका यूसीसी का एजेंडा है क्या। कृषि विभाग में जल्द ही महानिदेशक के पद का सृजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि विगत दिनों हार्टिकल्चर के डायरेक्टर को अनियमितता बरतने के चलते सस्पेंड किया गया था। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए जल्द ही कृषि विभाग में एक महानिदेशक का पद सृजित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। देखिए, शीघ्र ही हम, जैसे कि आपने कहा, जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। उनका आरोप पत्र दाखिल हो रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सिस्टम ठीक चले, शीघ्र ही हम एक डीजी का पद क्रिएट कर रहे हैं और संभव तो हम 7 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आएंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और एक अंकुश उन पर रहे। ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ का इनामी अपराधियों को पकड़ने का मिशन जारी है। इस अभियान के तहत टीम ने कुख्यात अंतर्राज्यीय गौ तस्कर यूनुस को बरेली से गिरफ्तार किया है, जो पुल भट्टा से पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि आरोपी को गौ तस्करी के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तस्करों ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। गिरफ्तार अपराधी थाना पुल भट्टा से धारा 307 और गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। एसटीएफ ने एसएसपी ने बताया है कि मामला अप्रैल 2023 का है। भट्टा जनपद उधम सिंह नगर में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ गौ तस्कर थे जो गौमांस लेकर जा रहे थे और इनके द्वारा, जब पुलिस टीम के द्वारा इनको रोका गया था, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसमें से एक गौ तस्कर को मौके पर पकड़ा गया था, बाकी 3 लोग फरार हो गए थे और इस संबंध में मुकदमा वहाँ पर 307 और गवर्नमेंट अधिनियम में पंजीकृत कराया गया था। तो इसी मामले में जो एक इनामी था, जिसका 25,000 रुपये का इनाम था, वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। उसको एसटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा पकड़ा गया, जिसका नाम यूनुस है और ये मूल रूप से बरेली का रहने वाला है। और इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस पे गौ तस्करी के और मारपीट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। कावड़ मेले में विभिन्न राज्यों से शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कावड़िए लगातार गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन 8,50,000 कावड़ियों ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। 2 दिन के अंदर 9,60,000 कावड़िए गंगा जल भर चुके हैं। मंगलवार से कावड़ मेले की शुरुआत हो गई है। पहले दिन हरिद्वार पहुंचे विभिन्न राज्यों के 1,10,000 कावड़ियों ने गंगा जल भरा था और पहले दिन शिव भक्तों की संख्या काफी कम रही, लेकिन दूसरे दिन ही ये क्रम बढ़ने लगा। हर की पैड़ी क्षेत्र से लेकर
पंत द्वीप स्थित कावड़ मेला बाजार रोड़ी बेलवाला में शिव भक्तों की संख्या काफी नजर आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया है कि कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरे दिन 8,50,000 कावड़िये गंगा जल लेकर रवाना हुए। 2 दिन में कुल 9,60,000 कावड़िये गंगा जल लेकर अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। सावन शुरू होते ही हरिद्वार में जल भरने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। वहीं रुड़की में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर 2 भाई कावड़ में अपनी मां को ले जा रहे हैं। उनके एक तरफ जल है तो दूसरी तरफ मां। बारी बारी से ये अपनी मां को ले जा रहे हैं। यहां 2 सगे भाई कैराना से अपनी माता को स्नान कराने हरिद्वार पहुंचे। उन्हें देखने के लिए शहर देहात के बड़े बुजुर्ग सड़कों पर निकले और चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये कावड़ दरअसल बातचीत में उन्होंने बताया कि वह कैराना के निवासी है और ये भीम और राजकुमार नाम के भाई है, जो अपनी मां के साथ हरिद्वार जल लेने पहुंचे थे। जहां से जल लेकर वह एक तरफ कावड़ में अपनी मां और दूसरी तरफ जल को लेकर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम भाई दोनों बारी बारी से कावड़ उठा रहे हैं। राजधानी दून में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। बता दें आपको कि सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा है कि हमने ऐसे टॉप 10 नियमों का उल्लंघन करने वालों की लिस्ट तैयार की है, जो यातायात नियमों को ताक पर रखकर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा है कि आमतौर पर देखा गया है कि बिना परवाह किए यातायात नियमों का उल्लंघन कर लोग आसानी से चले जाते हैं और जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। पुलिस ने कहा कि अब टॉप 10 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन्होंने 14 से ज्यादा बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया। ऐसे लोगों से फोन के माध्यम से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद थाने बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसे लेकर भी सचेत किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और लगातार शहर के हर चौराहे सड़क पे हमारे द्वारा स्मार्ट सिटी के जो कैमरे हैं उनके द्वारा निगरानी की जाती है, जिससे लगातार कार्रवाई भी की जाती है और जो वायलेशन करता है वायलेशनकर्ता को हमारे द्वारा मोबाइल फ़ोन या उसके एड्रेस पे एक नोटिस भी भेजा जाता है। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है कुछ लोग इन चेतावनियों को और इंडिसेस को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण वो बार बार ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं। हमने कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली है जिनके द्वारा लगातार चलाने का जो ट्रैफिक नियमों का वायलेशन किया जा रहा है। कतिपय लोग इनमें इस प्रकार है जिन्होंने 14 बार स्पीड वायलेशन करी है, हेडलाइट वायलेशन किया है, 14-15 बार लोगों ने वायलेशन किया है। इन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको बुला के उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है तो उनसे शपथ भी ट्रैफिक के नियमों के। उत्तराखंड का आपदा विभाग ऐसा विभाग है जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर आपदा विभाग में कई कर्मचारियों को प्रदेश में अन्य कर्मचारियों की तुलना में 2 गुने से ज्यादा वेतनमान दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कई तरीके से सवाल उठे हैं। उत्तराखंड में करीब 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को प्रदेश में जहां 2200 से 2400 का मानदेय दिया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड आपदा विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का मानदेय सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपदा विभाग में प्रदेश के अन्य सभी विभागों की तुलना में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से देखें तो प्रदेश के अन्य विभागों में जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 40 से 50,000 के बीच मानदेय मिल रहा है, तो वहीं एचडी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का वेतन 1 लाख के लगभग है, जिसको लेकर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मोर्चा खोल दिया है। रविंद्र जुगरान ने कहा है कि ये जनता के पैसे की लूट है और हरीश रावत सरकार में ये फैसला हुआ था, जिससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। इसीलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत उम्र सचिव से लेकर कोषागार समेत अन्य जगह की है, जिसका संज्ञान कोषागार के द्वारा लिया गया है। पूर्व में इनको रेगुलराइज किया गया था और उनको जो रेगुलराइज करने का जो जियो था शासन का, जो वित्त विभाग की सहमति से जियो जारी हुए थे, उसी के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अभी जो मुद्दे उठे हैं उसमें वो जियो के सापेक्ष ही वो उनको वेतन दिया जाए, तो यहाँ पर यूएसडीए में कि किसी की गलती नहीं उसमें मानेंगे।
अगर कहीं गलती हुई है तो शासन से हुई है, अगर हुई है तो इसमें हमने अपने फाइनेंस कंट्रोलर को बोला है, इसमें आप देख लें कि क्या इश्यूज है, क्यों इनको ज़्यादा मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो, और उसके बाद उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी फिर वित्त विभाग की हम परामर्श लेकर हम कार्रवाई करेंगे। बागेश्वर में जल्द ही 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही क्लस्टर स्कूल और प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 पीएम श्री विद्यालय भी खोले जाएंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने तहसील सभागार में समीक्षा के दौरान ये बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवास बनाए जाएंगे, जिससे डॉक्टर्स अस्पताल के नजदीक रहते हुए 24 घंटे उपलब्ध हो सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थानीय स्तर पर 16 एएनएम और 21 वार्ड बॉय रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके सभी चिकित्सालयों में एमबीबीएस चिकित्सकों की तैनाती है। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनाया जाएगा और उनकी सेवा अवधि में 65 वर्ष उसको कर दिया जाएगा। वहीं धन सिंह रावत ने कहा है कि जनपद में 5,000 किसानों को 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। बताने में खुशी हो रही है कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार दे रही है और उसकी ज़मीन भी बहुत जल्दी, आज जिलाधिकारी से भी मेरी बात हो गई है और बहुत जल्दी हम उसके डीपीआर बना के और एक बड़ा काम बागेश्वर जिले के लिए हो जाएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ से कोई भी मरीज फिर रेफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाएंगी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं और एक क्लस्टर स्कूल को लगभग 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ पे दिया जाएगा। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं जो है छात्रों के लिए दी जाएंगी। पुष्कर सिंह धामी की बनाई विशेषज्ञ कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सरकार की कोशिशों के बीच विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का विरोध खुलकर सामने आया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक बैठक भी की है, लेकिन विरोध के बीच धामी सरकार यूसीसी को जल्द लागू करने की दिशा में काफी आगे निकल चुकी है। पूरे देश में इन दिनों उत्तराखंड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चर्चा की जा रही है, जिसका कारण है देश में उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कोशिशें तेजी से चल रही है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में तेजी से आगे उत्तराखंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, जिसने 1 साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जहां पर यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ब्रीफ भी किया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति जैसे ही राज्य को ड्राफ्ट सौंपेगी, उसके बाद इसका आकलन किया जाएगा और सभी बिंदुओं पर आकलन करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दून की सड़कें जलमग्न हो गई है। इससे निगम के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई है। नगर निगम दावे कर रहा था कि बरसात के पहले जल निकासी के लिए सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये दावे भी बारिश के सामने हवाई साबित हुए। रिस्पना पुल के पास तो सड़क पर इतना पानी भर गया था कि बसें भी आधी डूबी हुई नजर आई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच राजधानी देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने बताया है कि नगर निगम और लोकसभा की तैयारी को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस एक अच्छी जीत हासिल करेगी। कांग्रेस विभिन्न मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई आदि के नाम पर जनता के बीच जाएगी। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर पार्टी सड़क पर जाकर विरोध करेगी।
काशीपुर में लापता युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस चौकी के आगे मृतक के शव को रखकर आक्रोश जताया गया। काशीपुर में बीते 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का शव मिलने के बाद कार्रवाई को लेकर आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को पुलिस चौकी के सामने रखकर आक्रोश जताया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीओ काशीपुर के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन शांत हुए। वही मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दस्तक के साथ ही देहरादून में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देहरादून के सिंगल मंडी, रेस्ट कैंप, कुसुम विहार, अजबपुर कला आदि में 6 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस मानसून सीजन में डेंगू की रोकथाम को लेकर राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के आते ही डेंगू की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है। ये भी संज्ञान में आ रहा है कि डेंगू के लक्षण के साथ ही कुछ मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति के बैनर तले गोरिल्लाओं की अल्मोड़ा से शुरू हुई जन जागरण यात्रा टनकपुर के गांधी मैदान पहुंची, जहां पर उन्होंने स्थानीय गोरिल्लों के साथ बैठक कर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। एसएसबी गोरिल्लों की ये जन जागरण यात्रा खटीमा होते हुए गढ़वाल जाएगी। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी की अध्यक्षता और जिला अध्यक्ष ललित मोहन बगोली के संचालन में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर नौकरी देने के नाम पर पिछले 17 सालों से छलावा करने का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता की सेमीफाइनल का आयोजन किया गया। गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का दोनों सेमीफाइनल रामनगर और नेपाल और खटीमा फुटबॉल क्लब और हल्द्वानी फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में 4-1 से नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले के बाद खटीमा फुटबॉल क्लब को 2-2 गोल बराबरी के बाद पेनल्टी शूट के जरिए हल्द्वानी फुटबॉल टीम को जीत मिली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।